अभी भी देखिए मार्केट ने जो रिबाउंड लिया है निफ्टी ने वो 8702 के आसपास से लिया है। सो इट्स ट्राइंग टू डिफेंड 8700, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह की गिरावट होती है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता ही है कुछ एक स्टॉक्स को। आनंद, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है मार्केट में। एक तरफ इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, एल एंड टी टेक का इशू ओपन हुआ है, ICICI Pru इज अबाउट टू फ्लोट, तो ये एक ओवरहैंग क्रिएट कर सकता है लिक्विडिटी पर। देखिए जब आईपीओ मार्केट एक्टिव हो जाता है तो ऑब्वियसली ये ओवरहैंग क्रिएट होता है, और आईपीओ मार्केट तभी एक्टिव होता है जब सेकेंडरी मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उस समय आप किसी भी वैल्यूएशन पे कंपनियों को फ्लोट कर सकते हैं। जैसे आपने L&T इन्फोटेक के बारे में बात की, मतलब वो जो वैल्यूएशन है वो शायद अभी इस वक्त मेरे हिसाब से आपको गूगल भी उसी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप गूगल खरीद सकते हैं बनस्पत L&T। तो जैसे जैसे मार्केट तेज रहेगा वैसे पाइपलाइन बढ़ती जाएगी, और अभी तो डिसइन्वेस्टमेंट भी होना बाकी है कुछ, शायद ऑलरेडी UTI सूटी की का भी डिसइन्वेस्टमेंट शायद होने की संभावना बनी हुई है। तो ये सब चीज़ से मार्केट में से पैसा तो बाहर जाता ही है और इससे प्रभाव बनेगा ही। पंकज, एक और चीज़ आपने देखी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि IT को बाजार थोड़ा सा फेवर कर रहा है। वो स्ट्रक्चर इन्फोसिस जिसको बाजार ने अगर आप देखें बीते 2 महीने में रत्ती भर की रिस्पेक्ट नहीं दिया, स्टिल आई मीन प्राइस ऑफ 1030, ये ऑलमोस्ट इस दौर के लो पर है, अभी 1000 ब्रीच नहीं किया है, मतलब 2-2.5 महीने के लो पर है। आपका कोई इंटरेस्ट बन रहा है पंकज अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करने का, आई मीन डिफेंसिव्स की तरफ से, विद इन द बास्केट ऑफ डिफेंसिव्स IT, लार्ज कैप IT? देखो वीरेंद्र, ये बड़ा टिपिकल बिहेवियर है। जब भी मार्केट में हमने देखा है कि सीरियस करेक्शंस आती हैंगी, मार्केट टेंड्स टू गो बैक इनटू द डिफेंसिव मोड। FMCG में, IT में थोड़ा बहुत पैसा जो एक होता है शिफ्टिंग मनी उसमें जाता है। बट क्या जो दिक्कतें IT के साथ चल रही थी पिछले 3 से 6 महीनों में, पिछले 2 क्वार्टर के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह के सबके समीकरण आए हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री आए हैं, आई थिंक दैट इज़ देयर एंड इट वोंट गो अवे इन अ डे। सो मेरे को लगता है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म फिनोमिना। जब तक मार्केट में करेक्टिव मोड चल रहा है, आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, वेदर अनदर 100-200 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी। आई थिंक IT और FMCG एज अ डिफेंसिव मोड, कुछ हद तक फार्मा भी मार्केट थोड़ा सा पैसा उसमें जा सकता है। बट क्या हम मान के चलें कि IT एज अ स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, ज़्यादातर नेगेटिव इसके साथ इनबिल्ट हो चुके हैं? आई स्टिल डाउट। सो गिवन अ चॉइस, आई थिंक आई वोंट पुट माई फ्रेश मनी इनटू IT। आई थिंक ये सिर्फ एक फंड्स या HNIs की रीपोजिशनिंग है, थोड़ा बहुत पैसा जो कि वो हाई बीटा स्टॉक से मिड कैप से या लार्ज कैप पे जो निकल रहा है इस टाइम, थोड़ा बहुत वो IT स्पेस में जा रहा है। और उसके अंदर जो दिग्गज काउंटर्स हैं, समथिंग लाइक इन्फोसिस और TCS, हो सकता है दे मे शो सम रेजिलियंस फॉर शॉर्ट बिट ऑफ टाइम फॉर नेक्स्ट 2 डेज। इस बीच आप देखिए आज के सबसे रिस्की स्टॉक्स कौन कौन से हैं। आप देखिए वेदांता करीब 11 रुपये नीचे, यानी फीसदी के लिहाज से करीब 7% नीचे वेदांता। और वेदांता ये इस वक्त ऑलमोस्ट सितंबर के तो लोज हैं ही, और ये साथ ही साथ अगस्त के लोज को भी वॉलेट करने वाला है। तो यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखें बड़ी ख़राब स्थिति है। उसके बाद SBI 252, नो नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका चार्ट, अगर आप देखें उतना भी डैमेज नहीं है। और एक और काउंटर, आई मीन जो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में है आज, वो है रिलायंस डिफेंस। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लोज को वॉलेट कर चुका है। मैं इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका आउटलुक चाहूँगा अनुज, रिलायंस डिफेंस एंड साथ ही साथ अगर आप देखें, एक तो रिलायंस डिफेंस हो गया, इसमें काफ़ी पेन है, और साथ ही साथ आई मीन मैं जो स्टॉक का हिंडाल्को का जिक्र कर रहा था उसका। जी देखिए, एक तो आपने जिस स्टॉक की बात की वो था वेदांता। वेदांता के ज़रूर सी आज उसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आया है। जिस तरीके से 165 के नीचे के ब्रेकडाउन मिले हैं, तो वीरेंद्र जी यहाँ से और भी वीकनेस देखने को मिलेगी। एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, मेरे ख्याल से आने वाले समय में तकरीबन 152-150 की रेंज भी देखने को मिल सकती है, जो काफ़ी मीडियम टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो आज जरूर से टेक्निकली वो वीक हो चुका है, और यहाँ पर मेरी किसी भी ट्रेडर को बेचने की सलाह रहेगी। आपने दूसरा रिलायंस डिफेंस की बात की, काफ़ी लंबा अगर अवधि से देखा जाए वीकली चार्ट पर, तो लगभग 3-4 महीने से साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर में हम तकरीबन देखते हैं 70-72 की रेंज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती है, वहीं पर तकरीबन 55 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। मेरे ख्याल से जो निवेशक हैं अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस सेक्टर पर काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, तो एक्यूमुलेशन किया जा सकता है इन लेवल्स पर या वीकनेस में।
किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 50 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉसेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर मेरे ख्याल से ये एक मीडियम टर्म पिक रहेगी, इसमें आप तुरंत कोई मुनाफे की सोचें किसी FNO स्टॉक की तरह, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ब्रेकआउट के बाद ज़रूर से 72 के बाद एक नया मूव देखने को मिलेगा जो तकरीबन फिर से 100-105 तक की रेंज के लिए एक्सटेंड होगा, तो वहाँ पर उस ब्रेकआउट पर भी नई पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। स्टॉप लॉसेस के पास है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी रिलायंस डिफेंस में। बिल्कुल। चलिए इस बीच निफ्टी वही 8709 के आसपास है इस समय। हिंडाल्को अब 9.5% नीचे है। और यस बैंक, पंकज, यस बैंक पर डाउन साइड ये जो QIP इनका शेल होने के बाद से शुरू हुई है, इसे कहाँ जाकर रुकती है आप देख रहे हैं? बिकॉज आज मार्केट में क्यूज नेगेटिव हैं, बट यस बैंक वाज अंडर प्रेशर लास्ट वीक एज वेल। मीर, पहले तो ऐसा लग रहा था कि 1250 शुड एक्ट एज अ डिसेंट सपोर्ट फॉर यस बैंक, बट जिस तरह का एक सेल ऑफ मार्केट में अब देख रहे हैं, जिस तरह की QIP जो शेल हुआ, आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज कि 1155-1165 तक यस बैंक चला जाए। 1450 के आसपास का इसने पीक बनाया था, एंड आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 8700 या 8680 जैसे ही ब्रीच होगा ये सेल ऑफ और बढ़ सकता है। और येस बैंक इस टाइम जो कि आज से 2 हफ्ते पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक लग रहा था, इस टाइम काफ़ी वीक स्टोन में आ गया। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि अगला टारगेट इसका कहीं ना कहीं 1155 से लेकर 1165 तक का काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है। चलिए इस बीच एक दो स्टॉक्स को और देखिए जो कि थोड़ा सा आज बहुत अगर आप देखें पेनफुल स्थिति में है। मैं एक बार जरा कोल इंडिया को दिखना चाहूँगा। कोल इंडिया इस बीच अगर आप देखें डे लो से रिकवर होकर 330 के स्तर पे आया है। बस इनफैक्ट एक स्टॉक, उसके बाद थोड़ा सा डैमेजिंग स्टॉक से बात करेंगे। कोल इंडिया के कल नतीजे भी आने हैं, कुछ देर में मैं विस्तार से बात करूँगा। एक बार देखिएगा फिर से डे हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। फिर आप देखिए एक बैंक ऑफ बड़ौदा 161.55, इस दौर का इसका हाई था लगभग 178 रुपये, 180 के जोन को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करके आया। अनुज, ये अगर 160 सरेंडर करता है ऑलमोस्ट, तो क्या उसके बाद ये थोड़ा सा वीकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी इसमें? और ऐसे में पॉसिबल जोन्स क्या हैं लोअर एजेस पे जहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है? जी वीरेन जी, ज़रूर से 160 रुपये 162 रुपये की जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, क्योंकि पिछली 2 बार हमने देखा है कि लेवल के ब्रेकआउट दिए, सस्टेन नहीं किया और फिर लगातार बिकवाली के दबाव में तकरीबन 145 तक की गिरावट देखने को मिली है। तो मैं एक 160 रुपये के लेवल को काफ़ी इंपॉर्टेंट देखूंगा। अगर ये ब्रीच होते हैं तो ज़रूर से शॉर्ट टर्म में वीकनेस के चांसेस हैं। डाउन साइड में टारगेट भी तकरीबन 145-142 की रेंज के होते हैं। जहाँ तक अगर आज के दिन के हिसाब से देखा जाए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर देखा जाए तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी ज़्यादा सस्टेन नहीं होगी वीरेन जी। ऊपर में जाके 166, 67, 165, 167 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा आप किसी भी अप मूव के लिए। तो किसी ऊपर में अगर देखने को मिलता है तो 170 से ऊपर के स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। इन लेवल्स में अगर एक बार 160 के लेवल टूटते हैं तब भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो वीकनेस का माहौल है और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे तो जितने PSU बैंकिंग शेयर्स हैं उनके अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर काफ़ी सेल ऑफ देखी है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंजिंग मूव अगर निफ्टी में आता है 8500 की गिरावट तक के लिए या उससे नीचे के लिए, तो ज़रूर से बैंक निफ्टी में और PSU बैंक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। आनंद, आज IT स्पेस में जो बाइंग देखने को मिली है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, इवन TCS सारे निशान में है, टू सम एक्सटेंट मे बी रिलायंस, पर रिलायंस को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। IT में जो बाइंग है उसे कैसे देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि फ़िलहाल रोटेशनल बाइंग ही है। अभी तक कोई भी कंपनी ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि उनकी अर्निंग्स में कुछ खास तेज़ी आ जाएगी, बल्कि अभी तक जो गाइडेंस आ रहा है वो नेगेटिव ही है। लेकिन उसके साथ साथ वैल्यूएशंस ऐसे आ गए हैं कि एटलीस्ट हिस्टोरिकली लगता है कि यहाँ से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ओवरऑल अच्छी क्वालिटी कंपनी है, कभी ना कभी ग्रोथ वापस आएगी। तो अभी फ़िलहाल डिफेंसिव प्ले है। अगर आप रियली पैसे बनाने के हिसाब से देखें तो अभी कोई संकेत नहीं है कि यहाँ से भी आपको टर्न अराउंड मिल जाएगा। इस बीच अभी जिक्र कर ही रहा था रिलायंस डिफेंस का, और वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है यहाँ पर। और आप देखिए अब ये लगभग 9.5 रुपये 55-40 के स्तर पे हवा में लग चुका है, अभी नीचे की तरफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा सा और आप देखिए वॉल्यूम्स के साथ जहाँ पे गिरावट है
उसमें आप यस बैंक है, IDBI बैंक है, बैंकिंग ज़्यादा शामिल है। आई मीन अगर आप देखें जो मैं वॉल्यूम्स के लिहाज से ज़ोरदार जो काउंटर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग है, और बैंकिंग अगर आप देखें टूटा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इसमें अभी मैंने जिक्र किया, उसके बाद साउथ इंडियन बैंक हो गया, जेन इरिगेशन, ये एक और स्टॉक जो कि हाल में काफ़ी एक्टिव हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, इसने भी अगर आप देखें यू टर्न लिया है। सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें मिड कैप सीमेंट में आप इंडिया सीमेंट को देखिए, डिश टीवी को देखिए, NCC को देखिए, ये हाल की अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग मूव थे। L&T फाइनेंस को देखिए, L&T फाइनेंस ऑलमोस्ट 99 स्ट्राइक करके 89। पंकज, दिक्कत यह है स्टॉक जब ये लोअर लेवल पे जाने लगता है ना, जब रिट्रेसमेंट मोड में होता है तो काफ़ी लंबा दौर चलता है वो। 89 के प्राइस से पंकज एक बार के लिए जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से बुक कर लेना चाहिए, कैश में कन्वर्ट करने चाहिए इस स्टॉक में? देखो वीरेंद्र, काफ़ी समय 80 और 90 के बीच या 80 और 85 के बीच बिताने के बाद LT फाइनेंस चला था, एंड ऑल दिस NBFCs, LT फाइनेंस काइंड ऑफ कंपनीज, आई थिंक दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। तो अब आई थिंक 2-3 दिन तक हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह का क्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आज देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ अच्छे प्रॉफिट्स पे लोग या फंड्स बैठे हुए थे, वेदर दिस फिनोमिना विल कैरी ऑन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और वेदर इट्स अ शॉर्ट लिव फिनोमिना। तो मेरे को लगता है कि LT फाइनेंस एक अच्छी ट्रेजेक्टरी का शेयर है। ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस आई स्टिल बिलीव इट शुड बी क्लोजर टू 3 डिजिट मार्क और बियॉन्ड 3 डिजिट मार्क इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो कोई ऐसा बहुत रशियन करके आई डोंट थिंक इसमें कोई बैठा हुआ है, रशियन करके इससे एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो रिलायंस डिफेंस यहाँ से जो गिरावट शुरू हुई थी वो ADAG ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में भी स्प्रेड हो रही है। रिलायंस इंफ्रा तो प्रेशर में था ही, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, इन सब पर नुकसान है। अब एक चीज़ है कि कुछ जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं इसमें आप देखिए मूव किस तरह का है। जैसे आज आप राणे ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, फिर से एक बार वही आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। राणे ब्रेक्स, राणे होल्डिंग्स, राणे इंजन है ब्रेक, लेकिन ब्रेक लग नहीं रहा है इस पर बिल्कुल भी। पटेल इंजीनियरिंग में हमने सुबह ये देखा था, यहाँ पर भी सुबह वो और MBL इंफ्रा दोनों में शुरुआत उसी तरह से हुई थी। सो जो जहाँ पर कन्विक्शन है मार्केट का वहाँ पर बाइंग है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है इस तरह के मार्केट में कि ये कन्विक्शन भी लिक्विडिटी से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। यानी अगर लिक्विडिटी वाकई रिवर्स होती है तो फिर कब तक ये आउट परफॉर्म करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन पंकज, ADAG ग्रुप के स्टॉक्स में जो नुकसान है उसमें फॉरगेट रिलायंस डिफेंस, उसने तो आज लीड किया है फॉल को। बाकी कहीं आप फिलहाल गिरावट में घुसना चाहेंगे और मे बी समथिंग लाइक रिलायंस कैपिटल? देखो, सारे ADAG के स्टॉक्स हाई बीटा स्टॉक्स हैं, काफ़ी सीरियस इन्होंने स्ट्रेंथ भी दिखाई थी पिछले दिनों। और जैसा कि आपने नेल इन द हेड, आई थिंक अगर 2 स्टॉक्स इनमें से मेरे को चूज़ करने हो तो रिलायंस डिफेंस और रिलायंस इंफ्रा, जहाँ पर फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैंगे और आने वाले वक्त में मेरे को लगता है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव होने की काफ़ी गुंजाइश है। समथिंग लाइक रिलायंस डिफेंस, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक विदाउट मच ऑफ फंडामेंटल्स, विद मोर ऑफ होप कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट से जो डिफेंस ऑर्डर्स मिलेंगे। सो और मेरे को लग रहा है कि इस टाइम जो होप पे और मोमेंटम पे और लिक्विडिटी पे स्टॉक चल रहे थे विदाउट वेरी स्ट्रॉन्ग या विदाउट डिसेंट काइंड ऑफ फंडामेंटल्स, उनमें काफ़ी गिरावट आई है, एंड दैट गिरावट दैट फॉल कुड एक्सटेंड। तो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल डेफिनेटली मेरी नज़र पे रहेंगे, बट जैसा मैंने कहा कि अभी 1-2 दिन साइडलाइंस पे रहना चाहिए। आई थिंक एक बिगिनिंग ऑफ फॉल हैगी, एंड 18700 डिस्क्रीटली बीच मेरे को लगता है कि फॉल एक्सटेंड हो सकता है, एंड वी कुड लूज अनदर 100 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी ऑन अ क्विक बेसिस। चलिए, जैसे कि मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि कोल इंडिया के नंबर्स आने हैं और नंबर्स कैसे रहेंगे उससे बात करते हैं। अंचल हमारे साथ न्यूज़ रूम से हैं। अंचल, बताइए नंबर कैसे रहेंगे और कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होगा इन नंबर्स में? अंचल, शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, नहीं, सरप्राइज की उम्मीदें कम ही हैं। नंबर्स की जहाँ तक बात है, फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन में इस बार कोल इंडिया अपने नंबर्स पोस्ट करता हुआ दिखेगा। देखिए, जो आया है करीब 1% गिरने का अनुमान है। एक तरफ डिस्पैचेस करीब 3% ही सिर्फ बढ़े हैं। उम्मीदें थी पिछले क्वार्टर में एक अच्छा सेट था, अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी डिस्पैचेस में, लेकिन ऐसा इस बार ही नहीं होता दिख रहा है। ई ऑक्शन की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली ई ऑक्शन वॉल्यूम्स 20% बढ़ रही है, लेकिन ई ऑक्शन रियलाइजेशंस जो हैं वो गिर रही हैं। उसकी वजह से नेट रियलाइजेशन भी करीब 34% गिरने का अनुमान है, और यही कारण है जो कंपनी के नंबर्स को ऑपरेटिंग फ्रंट पे ड्रैग करता हुआ दिखेगा। कंपनी के एबिटा में करीब 7% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, और वहीं एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो 25.3% से घट के 24%, यानी करीब 1.25% की गिरावट एबिटा मार्जिन्स में रह सकती है। थोड़ा सा जैसे एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पे आप कह सकते हैं मुनाफे के फेवर में रहेगा, वो रहेगा टैक्स पे आउट। वीरेंद्र, इस बार ही रिलेटिवली काफ़ी कम टैक्स पे आउट की उम्मीद की जा रही है। करीब 30 से 40% कमी रह सकती है टैक्स पे आउट में, और ये कारण है
जो मुनाफा है कंपनी का महज 8% गिर रहा है। अदरवाइज अगर आप लागत देखें, लागत पर टन उम्मीदें हैं कि इस बारी कमी रहेगी, लेकिन अगर लागत पर टन के आंकड़े में एक इजाफा देखने को मिलता है तो पूरे नंबर्स रिवर्स होते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग फ्रंट पे जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इस बारी कोल इंडिया के केस में आप लागत पर टन पे नज़र रखिएगा, उनका नेट कॉस्ट कितना बैठता है वो काफ़ी क्रिटिकल नंबर रहेगा। बिल्कुल नज़र रहेगी कोल इंडिया पर, देखते हैं क्या होता है कोल इंडिया पर। लेकिन हाँ, इसने कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है इस काउंटर ने दोनों ही तरफ ऐसे।